Assalamu alaikum. I am Dr. Fatma Makki, your biology teacher from Fahim Abbasi Students Corner. दी सेल के पहले लेक्चर में हमने सेल के जो मेजर ऑर्गेनेलिस थे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उनको स्टडी किया था। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे बाकी के ऑर्गेनेलिस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, प्लास्टिड, साइटोस्केलेटन और राइबोसोम्स को। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। ये वेसिकल्स, रोड या फिलामेंट शेप के होते हैं और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिस होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है कि जो एक से डिवाइड होकर दो ऑर्गेनेलिस बना सकते हैं। और जब भी कोई ऑर्गेनेलिस सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है तो उसमें प्रोटीन सिंथेसिस की कैपेबिलिटी मौजूद होती है, यानी उसमें डीएनए भी मौजूद होता है और राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। और हमारे सेल्स में दो ऐसे ऑर्गेनेलिस हैं जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। सो इसमें भी डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और इसका नंबर और साइज वेरिएबल होता है और ये डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी या फंक्शन ऑफ सेल पे। ऐसे सेल्स जो कि बहुत ज़्यादा फंक्शन करते हैं उनके अंदर इनकी तादाद ज़्यादा होती है, जैसे आप देख लें लीवर सेल्स हैं, इनका साइज भी लार्ज होगा। लेकिन एक जो ईयर लॉब है ये इतना फंक्शनल नहीं है, इसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो इसमें इनका नंबर और साइज भी स्मॉल होगा और नंबर भी कम होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है जिसकी आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं या इनफोल्डिंग्स जो कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं इनटू द इनर चैम्बर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है क्रिस्टी। इन क्रिस्टी पे आपको नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहा जाता है F1 पार्टिकल। एक F1 ये क्रिस्टी है और ये इस पे F1 पार्टिकल्स मौजूद हैं। F1 पार्टिकल को आप मैग्नीफाई करके देखें तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं, हेड, स्टॉक या पेडिसल और बेस। जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है आउटर कंपार्टमेंट, जबकि क्रिस्टी के अंदर वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है इनर कंपार्टमेंट या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसमें डीएनए भी मौजूद है, इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ये जेल लाइक मटेरियल होता है और ये साइटोप्लाज्म की निस्बत ये ज़रा गाढ़ा होता है। और फंक्शन क्या आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का कि इसमें डीएनए और राइबोसोम्स हैं तो ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चूंकि एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, इसलिए इस जगह पे बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जैसे कि क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन और फैटी एसिड्स मेटाबॉलिज्म। और यही वो जगह है जहाँ पे फूड एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है इनटू एटीपी, जो कि फिर सेल को प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर एक जाल सा बनाते हैं, ट्यूब्यूल्स का या चैनल्स का, ट्यूब्स या चैनल्स का एक नेटवर्क बनाते हैं। ये जो नेटवर्क है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एक तरफ से क्लोज कांटेक्ट में होता है और दूसरी तरफ से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्लोज कांटेक्ट में होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियर पोर्स शो किए हुए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ कॉन्टेक्ट में है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें जो इसकी स्फेरिकल या ट्यूबुलर मेम्ब्रेन है जो कि इसके अंदर के कंटेंट्स को बाहर के साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर रही है, इसको कहा जाता है सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी के अंदर जो स्पेस होती है इसको कहा जाता है सिस्टर्नल स्पेस। सिस्टर्नल स्पेस इज द ल्यूमेन और इंटरनल स्पेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होती हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज अटैच्ड विद द राइबोसोम्स, जिसकी वजह से इसकी सरफेस रफ अपीयर होती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ओवरऑल इसका फंक्शन है, क्योंकि ये पूरे सेल में एक जाल बना रहा होता है इसलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनेलिस को, और मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना और प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करना या इनको स्टोर करना भी।
और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है लिपिड्स को सिंथेसाइज करना, हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करना, मसल्स और नर्व सेल्स में नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करना और मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट ऑर्गेनेले इज गोल्जी ऑपरेटस, जिसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज भी कहा जाता है। इसको 1898 में गोल्जी ने डिस्कवर किया था। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें आपको फ्लैटेंड सैक्स या ट्यूब्यूल्स नजर आएंगी। ये फ्लैटेंड सैक्स या ट्यूब्यूल्स जो होती है इनको सिस्टर्नी कहा जाता है, सिंगल होगा तो सिस्टर्ना। और यहाँ पे आपको 6 सिस्टर्ना नजर आ रहे हैं। इनके दरमियान में जो स्पेस है, दिस इज जो ल्यूमेन है, दिस इज कॉल्ड ए सिस्टर्नल स्पेस। ये जो एक सिस्टर्ना है ये बेसिकली बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां से वेसिकल्स आती हैं और ये वेसिकल्स आपस में फ्यूज करके सिस फेज पे, या जिसको हम कहते हैं ये जो फॉर्मिंग फेज है, यहाँ पे आके 2 वेसिकल्स फ्यूज करके एक सिस्टर्ना बना देती हैं। जबकि दूसरा जो इसका फेज है इसको ट्रांसफेज या मैचुरेशन फेज कहते हैं। ये वो फेज होता है गोल्जी ऑपरेटस का जहाँ से वेसिकल्स बनती हैं और ये वेसिकल्स बर्ड ऑफ होती हैं यहाँ से। ये क्यों बनती हैं, इनका क्या फंक्शन है, ये भी हम देखते हैं। तो 2 फेजेस होते हैं गोल्जी बॉडीज के, एक सिस फेज और एक ट्रांस फेज। सिस फेज पे फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स से सिस्टर्ना बन रहे होते हैं, जबकि ट्रांस फेज पे जो सिस्टर्ना होते हैं वो उनसे वेसिकल्स बन रही होती हैं। उन वेसिकल्स को कहा जाता है गोल्जी वेसिकल्स, और गोल्जी वेसिकल्स और सिस्टर्नी दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी ऑपरेटर्स। As far as their function is concerned, तो इनका सबसे मेजर फंक्शन है सेल सिक्रीशंस के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं। सेल सिक्रीशंस क्या होती हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स पर सिंथेसाइज होती हैं और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको वेसिकल्स में पैक करता है और वो वेसिकल्स जाती हैं फिर सिस फेज ऑफ गोल्जी बॉडीज के पास, जहाँ पे ये वेसिकल्स फ्यूज करके सिस्टर्ना बनाती हैं और फिर ये सिस्टर्नी आपस में कनेक्टेड होते हैं और फिर एक सिस्टर्ना से दूसरे सिस्टर्ना में ये मटेरियल जो उस वेसिकल में पैक किया गया होता है वो पास होता है आगे। और फिर जो ट्रांस फेज है यहाँ पे फिर सिस्टर्ना से ये वेसिकल्स बर्ड ऑफ होती हैं, गोल्जी वेसिकल्स, और फिर ये गोल्जी वेसिकल्स जो होती हैं इनके अंदर मौजूद होती हैं सेल सिक्रीशंस, और वो सिक्रीशंस जो होती हैं फिर सेल से बाहर सिक्रीट कर दी जाती हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका कि ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करके कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली आर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं ये इन्हें डीडफ ने 1949 में डिस्कवर किया था और ये इनका मेजर फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस यानी ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल। तो इनकी जो तादाद है वो फैगोसाइटिक सेल्स में हाई होती है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं यानी एसिड फॉस्फेटेसेस, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वो होते हैं जो वाटर की प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं। लाइसोसोम्स के मेजर फंक्शंस हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो फूड वैक्यूल में होती है, degeneration of cell during developmental process, phagocytosis which is eating process of cell, और autophagy which is self eating of cell। अब हम देखते हैं कि लाइसोसोम्स का सिंथेसिस कैसे होता है और ये कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइसोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या एसिड फॉस्फेटेसेस वो सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। उनको फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल में पैक करता है और इसको ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहा जाता है। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल जाती है सिस फेज ऑफ गोल्जी ऑपरेटस के पास और जहाँ पे ये सिस्टर्ना बनाती है, और सिस्टर्ना से दूसरे सिस्टर्ना में जब ये मटेरियल जाता है तो फिर इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की एक्टिवेशन होती है, इनकी प्रोसेसिंग होती है, और जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो मैचुरेशन फेज पे ये गोल्जी वेसिकल में पैक हो जाते हैं। और ये एक्टिवेटेड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जब गोल्जी वेसिकल्स में पैक हो जाते हैं तो उस टाइम इनको कहा जाता है प्राइमरी लाइसोसोम। और फिर ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि अभी हमने कहा फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब है कि जब भी कोई फूड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में आता है तो सेल उसको इनटेक कर लेता है बाय एंडोसाइटोसिस, और फिर जो फूड और ये बन जाता है फूड वैक्यूल। फिर प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज करता है और इसमें एंजाइम्स रिलीज करता है जिससे डाइजेशन होती है। जबकि दूसरी तरफ जो ये था फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस और इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रही है यहाँ पे।
जबकि एक और प्रोसेस जो है ऑटोफैगी, जिसमें सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल कहा जाता है इसे। तो इसमें क्या होता है कि जो वॉर्न आउट जो पुराने ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के, जो सेल के लिए नहीं ज़रूरी होते, ये उनको इनकल्व करता है। जैसे कि एक वॉर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको इनकल्व कर लेता है प्राइमरी लाइसोसोम और उसके बाद उसको अपने एंजाइम से डीजेनरेट कर देता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लाइसोसोम्स जो होते हैं ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करके अपने एंजाइम्स को बाहर रिलीज़ कर देते हैं और फिर वो एंजाइम सेल से बाहर डाइजेशन करते हैं, जिसको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और एट टाइम्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस सेल्स की डीजेनरेशन होती है। ये डीजेनरेशन जो होती है ये भी लाइसोसोमल एंजाइम्स की वजह से होती है। जैसे आप देखें कि जो लार्वल स्टेजेस होती हैं बाज़ एनिमल्स में, उनमें टेल मौजूद होती है, लेकिन जब वो मैच्योरेशन फॉर्म में डेवलप होते हैं, एडल्ट फॉर्म में कोई एनिमल डेवलप होता है, तो वो टेल डिसअपियर हो जाती है। तो उस टेल के जो सेल्स हैं उनको डीजेनरेट करते हैं लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स को बनाने की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जीन्स में। अब सपोज एक मॉलिक्यूल, एक मैक्रोमॉलिक्यूल है जैसे कि ग्लाइकोजन है। अब ग्लाइकोजन को मेटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, अगर वो एंजाइम्स प्रॉपर ना बने तो ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। एज अ रिजल्ट ग्लाइकोजन सेल्स में, जिन सेल्स में स्टोर है उन्हीं में जमा होना शुरू हो जाएगी। तो इस डिजीज़ को हम कहते हैं स्टोरेज डिजीज़। अब कौन सी कंडीशंस होती हैं जब एंजाइम सही नहीं बनते? एंजाइम्स उस वक्त सही नहीं बनते जब जीन में म्यूटेशन हो जाए। लाइसोसोमल एंजाइम्स की 20 डिजीजेज हैं जो कि जीन म्यूटेशंस की वजह से होती हैं और फिर स्टोरेज कॉज करती हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स का। इन स्टोरेज डिजीजेज के 2 एग्जांपल्स हैं, ग्लाइकोजन टाइप 2 डिजीज और टे-सेक्स डिजीज। ग्लाइकोजन टाइप 2 डिजीज के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ग्लाइकोजन बनाने वाले जो एंजाइम्स हैं, ग्लाइकोजन को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स को इनकोड करने वाली जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है, जिससे लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो जाता है और इस डिजीज को कहा जाता है ग्लाइकोजन टाइप 2 डिजीज। सेकेंड डिजीज इज टे-सेक्स डिजीज। इस डिजीज में ब्रेन सेल्स में जो लिपिड्स को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स होते हैं वो नहीं बनते, जिसकी वजह से लिपिड्स ब्रेन सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड इट कॉज मेंटल रिटार्डेशन एंड डेथ। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज परऑक्सीसोम्स। इनको डी डफ ने 1965 में डिस्कवर किया था लीवर सेल्स में और उन टिश्यूज में जिनमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, क्योंकि परऑक्सीसोम्स जो हैं ये ऑक्सीडेशन के साथ एसोसिएटेड है। ये एनिमल्स में, प्लांट्स, प्रोटोजोआ और यीस्ट सेल्स में पाए जाते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। इनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, ऑक्सीडेजेस, परऑक्सीडेजेस, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेज, और इनका फंक्शन होता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन करते हैं। और इसके नतीजे में जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन या डीकम्पोजिशन होती है तो वो जो प्रोसेस है उसको बॉडी की मेटाबॉलिज्म में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आर ग्लाइकोक्सीसोम्स। ग्लाइकोक्सीसोम्स एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और आमतौर पे ज़्यादा ये प्लांट सीडलिंग्स में मौजूद होते हैं, यानी स्मॉल प्लांट्स में जिनमें भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा रैपिड हो रही होती है और उन्हें एनर्जी की बहुत ज़्यादा और मेटाबॉलिज्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये जर्मिनेशन, जो लिपिड रिच सीड्स होते हैं, जब वो जर्मिनेट करके प्लांट सीडलिंग बनाते हैं उस दौरान सिर्फ ये अपीयर होते हैं। और जैसे कि लिपिड रिच सीड्स की एग्जांपल आ जाती है कैस्टर ऑयल, बीन और सोयाबीन। लेकिन जिन सीड्स में लिपिड्स मौजूद नहीं होते, लाइक पी प्लांट सीड्स जो हैं उनमें ये अपीयर नहीं होते। इनकी कंपोजिशन होती है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस मौजूद होते हैं इसमें, और इसके अलावा कैटालेजेस मौजूद होते हैं। इनका फंक्शन है कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म करना, और ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल में रोल प्ले करते हैं। ये ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल वो साइकिल है जो कि कन्वर्ट करता है स्टोर्ड फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स, स्पेशली सक्सीनेट में, और इस कन्वर्जन के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको फिर प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेल इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है ये सेल के साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म का सोलबल पार्ट, और इसकी जिसे हम साइटोसोल कहते हैं। इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं लाइक ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन, और इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। यहाँ आप देख सकते हैं एक सेल में ये जो न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये जो सेंट्रोसोम है जिसने आगे जाके सेंट्रियोल बनाना है, और आपको पता है माइटोसिस और मियोसिस के दौरान सेंट्रियोल से स्पिंडल्स बनते हैं। जब माइटोसिस और मियोसिस स्टार्ट होती है तो स्पिंडल्स असेंबल होते हैं, बनते हैं, और जब खत्म होती है माइटोसिस और मियोसिस तो वो स्पिंडल्स जो हैं वो डिसअसेंबल हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं
ये इन सेंट्रियोल से बन रही हैं, निकल रही हैं, ये अनब्रांच्ड है और ये इनका फंक्शन होता है स्पिंडल्स को असेंबल और डिसअसेंबल करना। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं। ये एक्टिन प्रोटीन से बने होती है जो कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। और ये जो ग्रीन कलर के फिलामेंट्स हैं जो सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में सेपरेट कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स लॉन्ग, अनब्रांच्ड और स्लेंडर होते हैं, चिपटे होते हैं, ट्यूबुल इनके बने होते हैं। इनका फंक्शन है स्पिंडल्स को असेंबल और डिसअसेंबल करना। इसके अलावा ये सिलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडीज और सेंट्रियोल्स बनाने में भी रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आर माइक्रोफिलामेंट्स जो सिलेंडर होते हैं और साइलेंड्रिकल होते हैं। इनके अंदर एक्टिन प्रोटीन होती है जो कॉन्ट्रैक्टाइल होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर साइड के साथ अटैच होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर साइड के साथ अटैच होती है, तो जब ये एक्टिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक पूरा का पूरा सेल जो होता है वो मूव कर सकता है। जो सेल्स की मूवमेंट होती है इसको कहा जाता है, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो मूवेबल होते हैं और उनकी मूवमेंट को कहा जाता है अमीबॉइड मूवमेंट। तो वो मूवमेंट जो है वो बेसिकली ये एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स में मौजूद होते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। इसके अलावा हमने साइटोप्लाज्म में पढ़ा था साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में मैसिव अमाउंट में जो साइटोप्लाज्म होता है वो मूव करता रहता है सेल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी वजह से सेल ऑर्गेनेलिस मूव करते हैं। तो वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी इन्हीं एक्टिन फिलामेंट्स की कॉन्ट्रैक्शन से होती है और इस मूवमेंट को साइक्लोसिस भी कहा जाता है। और ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, इनका जो डायामीटर होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के इंटरमीडिएट होता है और ये सेल की शेप को, चूंकि ये पूरे सेल में फैले हुए हैं, तो इनका फंक्शन होता है टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। और इसके अलावा ये सेल के कंपोनेंट्स या ऑर्गेनेलिस को आपस में इंटीग्रेट भी करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स टाइनी ग्रैनुलर दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। इनको पैलेट ने 1955 में रिपोर्ट किया था सेल में और ये न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, वहीं पे असेंबल होते हैं और फिर इनको साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है न्यूक्लियर पोर्स के जरिए। और हमें पता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इनकी कंपोजिशन होती है RNA और प्रोटीन्स, यानी बेसिकली ये राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं और ये दो तरह से मौजूद होते हैं सेल में। एक तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स होते हैं या फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड मौजूद होते हैं। अब ये जो राइबोसोम्स हैं इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। लेकिन ये दोनों सब यूनिट्स आपस में हर वक्त कंबाइंड नहीं होते, ये सिर्फ उस वक्त अटैच होते हैं जब राइबोसोम ने प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। अदरवाइज ये डिटैच्ड होते हैं एक दूसरे से और साइटोप्लाज्म में ऐसे ही मौजूद होते हैं। अब देखिए जो स्मॉलर सब यूनिट है ये सेडिमेंट करता है 40S पे, जबकि लार्ज सब यूनिट सेडिमेंट करता है 60S पे। अब ये 40S और 60S क्या है, ये सेडिमेंटेशन क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन को। शायद आपने ये लैब में देखी हो ये मशीन जिसको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहा जाता है। जब भी आपने डिफरेंट डेंसिटी के या डिफरेंट साइज और शेप के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट करना होता है, तो आप एक सोल्यूशन जो उन मॉलिक्यूल्स का सोल्यूशन होता है उसको, या ऑर्गेनेलिस का जो सोल्यूशन है उसको ट्यूब में डालते हैं और उस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन उसको रोटेट करती है, बहुत तेजी से रोटेट करती है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। वो मॉलिक्यूल्स जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है वो बॉटम पे सेटल कर जाएंगे और इसी तरह जो वो मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनेलिस जिनकी बहुत कम होती है डेंसिटी वो टॉप पे मौजूद होंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के एंड पे, और वो जिनकी मीडियम डेंसिटी होती है वो मिडल में सेटल कर जाते हैं। तो ये जो सेटलमेंट है इसको सेडिमेंटेशन कहा जाता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है और ये डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल का साइज, शेप और डेंसिटी क्या है। और ये जो सेडिमेंटेशन है रेट है इसको शो किया जाता है स्वेटबर्ग यूनिट्स यानी कि S से। और स्वेटबर्ग यूनिट की जो वैल्यू है वो हमें किसी हद तक आइडिया देती है कि उस मॉलिक्यूल की या उस ऑर्गेनेली की डेंसिटी क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो स्मॉलर सब यूनिट है ये सेडिमेंट करता है 40S पे और जो लार्जर सब यूनिट है ये सेडिमेंट करता है 60S पे। तो इससे आपको आइडिया हो सकता है कि 40S जो है ये लाइटर है और स्मॉल इन साइज है, जबकि 60S जो है ये हैवियर है और लार्जर इन साइज है। अब जब ये दोनों पार्टिकल्स सब यूनिट्स कंबाइन करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त, तो इनकी अटैचमेंट कंप्लीट होती है मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में और इससे ATS पार्टिकल बनता है। ये जो ATS पार्टिकल है, अब ATS पार्टिकल क्यों बनता है, 100S क्यों नहीं बनता? एक्चुअली ये जो पार्टिकल बनता है अगर आप इसको सेंट्रीफ्यूज करें तो ये सेडिमेंट होगा ATS पे, इसीलिए इसको ATS पार्टिकल कहा जाता है।
जबकि एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में लार्जेस्ट सब यूनिट सेडिमेंट करता है 50s पे और स्मॉलेस्ट सब यूनिट सेडिमेंट करता है 30s पे, और जब दोनों सब यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो 70s पार्टिकल बनता है। और फंक्शन है राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में मैसेंजर आरएनए में इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने की, और ये जो प्रोसेस होता है इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। और ट्रांसलेशन की डायरेक्शन होती है फ्रॉम 5 प्राइम एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए टू 3 प्राइम एंड। ये हम क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के चैप्टर में डिटेल से देखेंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं कि सब यूनिट्स अटैच होते हैं। फिर एक जब इलोंगेशन हो रही होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, उस वक्त बहुत सारे राइबोसोम्स सेम मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं। तो जब मल्टीपल राइबोसोम्स सेम स्ट्रेच ऑफ मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहा जाता है पॉलीसोम। नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज आर प्लास्टिड्स। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होते हैं और ये कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं इनमें, जिनको पिगमेंट्स कहा जाता है। दे आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स और इनकी 3 टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, क्योंकि और इसीलिए इनमें डीएनए और प्रोटीन्स मौजूद डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। ये शेप और साइज में वेरी करते हैं। और इसके अंदर मौजूद होता है, ये ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है विच इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसको क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल का काम होता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और फूड को सिंथेसाइज करना। और जो क्लोरोफिल होते हैं ये हीमोग्लोबिन से रिजेंबल करते हैं, लेकिन इन दोनों में हीमोग्लोबिन के अंदर एक हीम ग्रुप होता है जिससे ये सिमिलर होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये होता है कि हीम ग्रुप में सेंट्रल एटम आयरन होता है, जबकि क्लोरोफिल के अंदर सेंट्रल एटम मैग्नीशियम आयन होता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन जो आउटर इनवेलप जो डबल मेम्ब्रेनस होती है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, आप देख सकते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और इसके दरमियान में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। इसके अलावा इसमें इसके अंदर आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। ये फ्लैट सैक लाइक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको थाइलेकॉइड कहा जाता है, और ये थाइलेकॉइड जो है ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज होके ये एक स्टैक बना रही हैं। ये जो स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड है इसको कहा जाता है ग्रेनम। ग्रेनम में 50 या 50 से ज़्यादा थाइलेकॉइड्स मौजूद होती हैं। ये पाइल ऑफ थाइलेकॉइड्स भी इसको कहा जाता है। और ये जो थाइलेकॉइड्स हैं ये ग्रीन, इसके अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर की अपीयर होती हैं। अब जो 2 ग्रेना हैं, ग्रेना के दरमियान में एक नॉन ग्रीन पार्ट होता है जिसको कहा जाता है इंटरग्रेना। दिस इज द ल्यूमेन और इनसाइड ऑफ द थाइलेकॉइड। अब थाइलेकॉइड के अराउंड जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है ये एक्वस फ्लूइड से फिल होता है जिसको कहा जाता है स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा जो है इट कवर्स मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर प्रोटीन्स, राइबोसोम्स और स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है। इसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट करना, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है। जबकि ग्रेना वो जगह है जहां पे सूरज की रोशनी को ट्रैप करके एटीपी बनाया जाता है। नेक्स्ट आर क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है ये प्लांट्स को अदर देन ग्रीन कलर देते हैं, जो कि इसके फ्लावर्स की पेटल्स में और राइपेंड फ्रूट्स में मौजूद होते हैं। ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं और सीड्स के डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं। थर्ड टाइप इज ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होते हैं। ये ट्रायंगुलर या ट्यूबुलर या और भी किसी शेप के हो सकते हैं और प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट्स में मौजूद होते हैं और फूड स्टोर करते हैं। लास्ट इज डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड अ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हमने पिछले इस लेक्चर के पहले हिस्से में देख लिया था, और प्रोकैरियोटिक सेल में हम देखेंगे एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया का आउटर एनवेलप है ये रेड कलर में, जबकि येलो कलर की सेल वॉल है और अंदर इसके मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आप देख सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म है, और जो न्यूक्लियस है इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, बल्कि डीएनए जिसको न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है ये डायरेक्टली सबमर्ज्ड है साइटोप्लाज्म में। और इसी साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, और ये है बैक्टीरिया का फ्लैजेलम। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स मौजूद होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में यूकैरियोटिक सेल्स मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और डीएनए जो है वो प्रोकैरियोट्स में डायरेक्टली सबमर्ज्ड होता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस इनक्लोज्ड होता है, क्रोमेटिन मटेरियल इनक्लोज्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम्स भी प्रोकैरियोट्स में स्मॉल राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जिसको 70s पार्टिकल कहा जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में ये 80s पार्टिकल कहलाते हैं।
और प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनके सेल्स की डिवीजन जो होती है बहुत सिंपल होती है, बाइनरी फिशन के जरिए होती है, जबकि यूकैरियोट्स में सेल डिवाइड करते हैं माइटोसिस और मियोसिस से। अब आ जाती है सेल वॉल। प्लांट्स में हमें पता है कि सेल वॉल सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है, जबकि बैक्टीरिया में सेल वॉल बनती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, जिसको म्यूरिन भी कहा जाता है। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, पेप्टाइडो मीन्स अमाइनो एसिड जिसमें मौजूद है, और ग्लाइकेन्स का मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। और इसमें पॉलीसेकेराइड चेन्स जो होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, वो स्मॉल चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए अटैच होती है, और पूरी की पूरी सेल वॉल जो है उसको सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, सेक्यूलस। इसका दूसरा नाम है सेक्यूलस। और प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, जबकि यूकैरियोट्स की एग्जांपल आ जाती है मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स। थैंक यू।